यही तेरी सजा है। अब इस जंगल में तू जंगली पशुओं का शिकार बनेगा। वो डाकू सारा धन लेकर फरार हो जाते हैं। अब विनोद के पास सिर्फ वह 2 हार बचे थे जो कि उसे उसके आखिरी ग्राहक ने दिए थे। विनोद वहीं पर बेहोशी की हालत में बंधा हुआ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा होता है। विनोद नाम का एक ठग अपने ठगी के सफर में दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है। पर क्या यह वाकई में ठगी का सफर होगा या फिर यह एक ऐसा सफर होगा जो विनोद की जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख देगा? आइए देखते हैं। शहर की यात्रा अगर मैं गांव के रास्ते से तय करूंगा तो मुझे बहुत समय लग सकता है। मेरा दोस्त लक्ष्मण तो हमेशा जंगल के रास्ते से ही व्यापार करके लौटता था। क्यों ना मैं भी आज जंगल के रास्ते से ही जाऊं। इतना सोचकर विनोद जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। काफी रात हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि मैं आज रात यहीं कहीं रुककर विश्राम कर लेता हूँ। विनोद जैसे ही अपनी नजरें चारों ओर फेरता है तो उसे एक रोशनी दिखती है। अरे, ये सामने की तरफ से रोशनी कैसी आ रही है? हो सकता है कि ये जंगल के आसपास कोई गांव हो। चलकर देखता हूँ। विनोद जैसे ही रोशनी की ओर चलता है तो वह देखता है कि उस जगह एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां का एक व्यक्ति विनोद को देखकर कहता है, कहो बेटा, आपको हमसे क्या काम है? दरअसल मैं वन के रास्ते से दूसरे शहर जा रहा था और अभी रात भी काफ़ी हो चुकी है। अगर आप मुझे रुकने के लिए कोई स्थान दे देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं पुत्र, हम तुम्हें सिर्फ रुकने के लिए स्थान नहीं दे सकते। क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सिर्फ रुकने के लिए स्थान ही नहीं, मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन भी दूंगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कहिए ना। विनोद उनके घर खाना खाकर सो जाता है। बेटा, तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अब इन काका से मेरा मतलब निकल गया है। अब सच बोलने में कोई परेशानी नहीं है। काका, आपकी खटिया में सोकर तो मेरी पीठ ही अकड़ गई है। और आपने जो खाना खिलाया था वो भी कुछ खास नहीं था। जो भी हो, अब मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने कुछ नहीं कहा। छोड़ो, अभी बच्चा है, वक्त आने पर समझदार हो जाएगा। चलो, पिछली रात का रहना खाना तो आराम से हो गया। अब सूरज ढलने से पहले मुझे अपना पूरा सफर तय करना पड़ेगा। फिर विनोद वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी धूप में मैं कैसे ये पानी से भरी बाल्टी को अपनी झोपड़ी तक ले जा सकूंगी? अरे, ये क्या? अगर मैं इस बुढ़िया की मदद करने के बदले में मुद्राएं मांगू तो ये मुझे मना नहीं करेगी। विनोद बुढ़िया के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो बुढ़िया उससे कहती है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 100 स्वर्ण की मुद्राएं देनी होंगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं? रहने दो बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सोच लो, इस जंगल के रास्ते से डाकुओं का झुंड रोज यातायात करता है। अगर वो तुम्हें रास्ते में मिल गए तो वो तुम्हें लूट लेंगे। ये बात सुनकर बुढ़िया के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके पास धन भी बहुत था। तभी बुढ़िया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी झोपड़ी तक मुझे छोड़ दो। ये हुई ना बात। विनोद बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देता है। ये लो बेटा, तुम्हारे 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसे कहते हैं व्यापार। घर से कुछ भी नहीं लेकर निकला था, रात में मुफ्त में रह भी लिया और 100 स्वर्ण मुद्राएं भी कमा ली। लेकिन इतने पैसे लेकर जंगल के रास्ते जाना खतरे से खाली नहीं है। विनोद गांव के रास्ते दूसरे शहर जा ही रहा था कि उसकी सोने की पोटली जमीन पर गिर गई। ये क्या? इस पोटली में तो सोना है। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, आपकी सोने की पोटली यहाँ गिर गई है। अरे, ये कैसे हो गया? विनोद वापस पोटली को उठा लेता है। भाई साहब, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे पास खाने के लिए एक भी पैसे नहीं है। तो कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो। किसी से ऐसे पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, अभी अभी मैंने तुम्हें सोने से भरी पोटली दी है और तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? ये पोटली तो मेरी ही थी ना। अगर तुम यह पोटली रख भी लेते तो मैं राजा के पास जाकर चोर को वैसे भी ढूंढ निकालता। इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। अरे ओ मतलबी आदमी,
एक बात मेरी याद रखना, इसी जगह खड़े होकर तुम मेरे से मदद मांगोगे। विनोद चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। विनोद एक मसालों की दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता है। भाई मेरे पास विदेशी मसालों से भरा स्टॉक आया है। सस्ते में मिलने के कारण मैंने उसे बहुत कम में खरीद लिया। तुम तो इस राज्य के इकलौते मसाले विक्रेता हो, मेरा सारा माल खरीद लो, मुझे दूसरे शहर जाकर बेचने का झंझट नहीं रहेगा। रिंकू, तुम तो जानते ही हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही मसाले खरीदता हूँ। दरअसल मेरी बुआ के बेटे की शादी है, तो मैं 2 दिनों के लिए पास के गांव जा रहा हूँ। वहां से लौटते ही मैं तुमसे मसाले खरीद लूंगा। इतना कहकर मसालों का व्यापारी वहां से चला जाता है। तभी विनोद मन ही मन सोचता है, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर मेरे हिसाब से काम हो गया तो मैं 2 दिनों में हजारों मुद्राएं कमाकर फरार हो जाऊंगा। नमस्ते रिंकू भैया। नमस्ते, माफ करिएगा पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे जब तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो। मैं पास के शहर का व्यापारी हूँ। मैंने आपसे बहुत बार मसाले खरीदे हैं। दरअसल मेरे शहर में मसालों का अकाल पड़ गया है। आपके सारे मसाले खरीद कर ही मैं अपने शहर की मुसीबत को मिटा सकूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वैसे आपके मसालों का मूल्य कितना होगा? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मैं आपको इसके 1200 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। बस आप मुझे सारा माल बेच दो। अच्छा ठीक है, सारे मसाले तुम ले लो, मुझे पैसे दो, मैं सारे मसाले बैलगाड़ियों में चढ़ा देता हूँ। हमारे देश में भी मसाले खत्म ही होने वाले हैं। मुझे आज ही मसालों का स्टॉक लेने के लिए निकलना होगा। मैं 2 दिन में लौटूंगा। भैया मेरे पास तो भी 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप एक काम करो, मुझे 200 मुद्राओं का मसाला दे दो। मैं 2 दिनों में मसाले बेचकर आपके पैसे भी दे जाऊंगा और बाकी के मसाले भी ले जाऊंगा। भाई ये पास की दुकान मेरी ही है और इसके भीतर ही सारे मसाले पड़े हैं। तुम ये चाबी रखो, इसमें से तुम मसाले ले जाना, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है। रिंकू वहां से जा ही रहा होता है। तभी वहां गांव का एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ भाई, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? दरअसल हमारे देश में मसालों की किल्लत हो गई है। किसी के पास थोड़ा सा भी मसाला नहीं बचा है। हाँ बताओ भाई, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं इन्हें सब बता दूंगा, आप जहाज की तरफ जाइए। हाँ, मैं चलता हूँ जी। विनोद ने अपनी चतुराई से अनजाने में मसालों के व्यापारी से ऐसा बुलवा दिया कि मसालों की किल्लत विनोद के शहर में नहीं बल्कि उनके खुद के शहर में है। हे भगवान, इस मसालों की किल्लत से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास अभी कुछ मसाले पड़े हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो मसाले आपको बेच सकता हूँ। मैं सारे गांव वालों को बता देता हूँ ताकि सबके पास मसाला रहे। मैं भी जाता हूँ। हा 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 हा, अब आएगा मजा। विनोद की चतुराई भरी तरकीब काम आ गई। उसने 2 दिन के भीतर किसी को 6 महीने तो किसी को 3 महीने तक के मसाले 10 गुना दामों में बेच डाले। विनोद अब अपने आखिरी ग्राहक से पैसे लेता हुआ, भाई आपके मसालों का मूल्य हुआ 500 स्वर्ण मुद्रा। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं एक सुनार, तुम ये 2 हार रख लो और इस एक हार की कीमत 300 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जल्दबाजी में मुझे इसका कोई विक्रेता नहीं मिला और मुझे अभी मसाले भी लेने हैं। चलो अच्छा ठीक है। आज दूसरा दिन है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मैं आप कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर रिंकू आ जाता है। भाई यहाँ तो सिर्फ 4 पोटली मसाले ही बचे हैं, बाकी मसाले कहाँ गए? अब इसे कौन बताए कि इन पोटलियों में मसाले नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्राएं हैं। वो मैंने सारे मसाले अपने शहर भिजवा दिए हैं और ये रहे आपके बाकी के बचे 1000 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है। विनोद बोरी भरी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घोड़े में सवार होकर जंगल के रास्ते अपने शहर जाने लगता है। अब मुझे वो मसाले वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा। बस अब मैं थोड़ी ही देर में अपनी शहर की सीमा में प्रवेश करने वाला हूँ। भाई देखो, लगता है ये युवक व्यापार करके लौटा है। हे भगवान, ये तो डाकू हैं। रुक जाओ, नीचे उतरो। विनोद नीचे उतर जाता है। इन पोटलियों में क्या है? इन पोटलियों में मेरे कपड़े हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने अपनी छोटी सी झोपड़ी बेचकर छोटा मोटा कपड़ों का व्यापार चालू करा है। मैं एक मंदिर के बाहर अपनी बीमार माँ के साथ रहता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए भैया, मैं अपनी बीमार माँ का इकलौता सहारा हूँ। ये बात सुनकर वो डाकू पिघल जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, पर इस रास्ते का उपयोग दोबारा मत करना। ठीक है भैया।
विनोद मन ही मन सोचता है। वाह क्या बात है, आज मेरे शातिर दिमाग ने इन डाकुओं को भी बेवकूफ बना दिया। विनोद वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट लड़के, तुमने हमसे झूठ बोला, अब देख हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो डाकू विनोद को बहुत पीटते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। यही तेरी सजा है, अब इस जंगल में तू जंगली पशुओं का शिकार बनेगा। वो डाकू सारा धन लेकर फरार हो जाते हैं। अब विनोद के पास सिर्फ वह 2 हार बचे थे जो कि उसे उसके आखिरी ग्राहक ने दिए थे। विनोद वहीं पर बेहोशी की हालत में बंधा हुआ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा होता है। कुछ समय बाद जब विनोद को होश आता है तो वह खुद को एक झोपड़ी के भीतर पाता है। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? वो झोपड़ी और किसी की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी माँ की थी जिसकी मदद विनोद ने करी थी। बूढ़ी माँ, मैंने आपसे उस दिन इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों करी? बेटा अभी तुम बच्चे हो, समय के साथ तुम्हें भी अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं माँ, हो गया। पुराने वाले विनोद को तो आज जानवरों ने खा लिया है। मुझे अब एक नया जीवन मिला है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नेकी के रास्ते पर ही चलूँगा और आप ये मेरी तरफ से एक भेंट स्वीकार करें। इसकी कीमत 300 स्वर्ण मुद्राएं हैं। धन्यवाद पुत्र। बूढ़ी माँ, मैं एक मसाले वाले का गुनहगार हूँ। मेरी वजह से वह बेचारा बर्बाद हो गया है। अब मेरी जगह तो कारागृह में है। मैं जा रहा हूँ अपना गुनाह कबूल करने। बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम्हें सच्चे दिल से पछतावा हुआ है तो तुम गुनाह कबूल करके भी कारागृह नहीं जाओगे। जाकर उस मसाले वाले से माफी मांग लो और उसे वादा करो कि कारागृह से छूटने के बाद उसके नुकसान हुए एक एक पैसे लौटा दोगे। विनोद उनकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। वह जा ही रहा होता है, तभी उसे वो डाकू फिर दिखाई पड़ते हैं। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? अगर इन डाकुओं ने मुझे वापस देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विनोद वन की दूसरी ओर भाग जाता है। संयोग से विनोद वापस जंगल के पास बसे उसी गांव में पहुंच जाता है जिधर उसने एक रात गुजारी थी। अरे बेटा, तुम्हें तो देखकर लग रहा है तुम किसी मुसीबत में हो। आओ आओ, घर के भीतर आओ। काका, आप मुझ जैसे मतलबी से अभी भी इतनी अच्छी तरीके से बात कैसे कर रहे हो? उस दिन आपने मुझे खाना और छत देकर मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, और आपका एहसान मानना तो दूर, मैंने आपसे बुरी तरह से बात करी। तुमने अभी अभी मुझे क्या कहकर बुलाया? मैंने आपको काका कहा। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तुम मेरे बेटे के समान हुए ना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही बहुत है। चलो भीतर चलो। हाँ काका, चलिए। विनोद भोजन कर उन काका के घर पर सो जाता है। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। विनोद वो दूसरा हार काका को दे देता है। ये किस लिए बेटा? काका, मेरी तरफ से आप इसे एक भेंट की तरह स्वीकार करें और मुझे अपने एहसान से मुक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। बारिश के मौसम में मेरी छत से पानी टपकने लगता है। ठीक है, अब आप इन पैसों से अपनी छत सुधरवा लेना। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब विनोद की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज तो मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर आज किसी की मदद करके जो सुख मुझे मिला है, क्या अनुभव मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। विनोद वापस से निकल पड़ता है। तभी वो वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके स्वर्ण मुद्राएं गिर गए थे। अपनी जमीन पर उस व्यक्ति ने कैसा यंत्र लगाया है? छोड़ो, मुझे क्या, आज रात यहीं पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। कल सुबह किसान भाई से माफी मांगकर मसालों के व्यापारी के पास चला जाऊंगा। इतना कहकर विनोद खेत के पास वाले पेड़ के पीछे सो जाता है। जैसे ही रात घनी हो जाती है, तभी कुछ लोग सूरज के खेत में आते हैं और खुदाई करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, चलो काम हो गया, अब सुबह देखा जाएगा। सूरज भाई, तुम्हारी तो निकल पड़ी। कल तक तो तुम मामूली किसान थे और आज तुम मेरे साथ इतना बड़ा सौदा करने वाले। हाँ महामंत्री जी, भगवान की कृपा तो देखिए। मैंने जैसे एक खेत में जोतने के लिए हल चलाया, उसमें से एक कीमती धातुएं निकलने लगी। इस काम में पैसा तो बहुत है, लेकिन मानसिक तनाव भी बहुत है।
अच्छा, तो तुम इसलिए ये धातु उगलने वाली जमीन मुझे बेचना चाहते हो ना? हाँ मंत्री जी, आज शाम को राजा खुद इस धातु देने वाली जमीन को देखने आने वाले हैं, इसलिए ये जमीन आप ले लीजिए। मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा बताओ, कितनी कीमत तय करी है इस जमीन की तुमने? मैं इस जमीन के 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लूंगा। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? ये तो बहुत बड़ी कीमत है, मगर ठीक है, मैं ये कीमत देने के लिए तैयार हूँ। पर पहले मुझे जमीन से धातु निकाल कर तो दिखाओ। रुकिए। सूरज धातु निकालने वाले यंत्र को चालू कर देता है, पर उसमें से धातु निकलने की जगह पत्थर निकलने लगते हैं। कल रात को तो मैंने इस भूमि के सारे आसपास से धातु निकाल लिए थे। अब कुछ देर के लिए इसमें से धातु की जगह सिर्फ मिट्टी ही निकलेगा। सूरज, इस भूमि से तो सिर्फ मिट्टी ही निकल रहा है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कल पूरे दिन इस भूमि से धातु निकली है। मतलब तुमने इस भूमि के सारे धातु निकाल लिए और मुझे मोटे दामों में बेचकर तुम फरार होना चाहते थे? नहीं नहीं महामंत्री जी, ऐसा नहीं है। अगर आज शाम को राजा जी ने यह देख लिया तो वह मुझे कारागृह में डाल देंगे। आप मुझे बचा लीजिए। अब बचने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है। ये जितनी भी बड़ी जमीन है सिर्फ 5,000 स्वर्ण मुद्रा में बिकेगी, पर मैं तुम्हें इसके 20,000 मुद्रा दूंगा। ये पैसे लेकर तुम दूसरे देश चले जाओ, बाकी राजा को जो बोलना है वो मैं देखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। लाओ, मुझे जमीन के कागज दे दो। हाँ, मैं अभी लाता हूँ। अच्छा बच्चू, विनोद के सामने ठगी करने की कोशिश। अगर अभी 2 मिनट में तुमसे ऐसा नहीं बुलवाया कि तुम दोनों मुझसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, तो मेरा नाम भी विनोद नहीं। रुक जाओ सूरज, इस कपटी को जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता है, महाराज के कहने पर कल रात में यहीं पर सो गया था। मैं उनका एक खुफिया गुप्तचर हूँ। महाराज को आपके ऊपर काफी दिनों से शक था, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पीछे जासूसी के लिए लगा दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? वो तो मैं महाराज को ही दूंगा। तुम तो राज में हफ्ता वसूली करते हो, गुंडों को शरण देते हो और राजकोष से धन लूटते हो। आज तुम्हारा खेल खत्म। भाई माफ कर दो, मैं तुम दोनों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। यह जमीन भी तुम ही रख लो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने कल रात को ही खुदाई करी। बेवकूफ़ कहीं का, मैंने तो सिर्फ इतना अनुमान लगाया था कि एक महामंत्री कैसे गलत काम कर सकता है, और इसने तो सच ही मान लिया। हमें तुम्हारी मुद्राएं नहीं चाहिए। तुमने जिनका जिनका धन लूटा है वह सब वापस कर देना, और आगे से कोई गलत काम मत करना, नहीं तो राजा को सारे सबूत दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। धन्यवाद भाई, आज तुमने मुझे बचा लिया। भाई मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। अरे भाई, पुरानी बातों को छोड़ो। मुझे तुम्हारे जैसे एक चतुर व्यक्ति की तलाश थी। आज से ये काम हम दोनों साथ मिलकर करेंगे और मुनाफे को आधा आधा बांट लेंगे। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, पर मुझे अभी के लिए तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। मुझे किसी को पैसे लौटाने हैं। तुम यह पैसे मेरे आने वाले महीने से काट लेना। जैसा तुम कहो। विनोद उन पैसों को लेकर मसालों के व्यापारी के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो रिंकू, मैं तुम्हारे मुनाफे के सारे पैसे लौटाने आया हूँ। अगर तुम मुझे अभी भी राजा के पास गुनहगार के रूप में ले जाना चाहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, तुमने सारे पैसे लौटा दिए, मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इस प्रकार विनोद अपनी गलतियों को सुधारता है और हमेशा के लिए सुधर जाता है। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं, मोनी और सोनी। मोनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण मोनी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था। वहीं सोनी की सुंदरता और पढ़े लिखे होने के कारण अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सोनी को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सोनी मोनी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। मोनी, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके दिलाए हैं, और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। मोनी को बुरा तो लगता, पर वह कर भी क्या सकती है। मोनी के दिन बड़ी गरीबी में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार सोनी से मदद की गुहार भी की,
अरे सोनी बहन, आज मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए हैं, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सोनी बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है, अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह मेरे घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सोनी ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मोनी ने सोचा, सोनी ने भी पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ अपना यह मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं इस मटके को ले जाऊंगा, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे यह मटका। मोनी ने बाबा से मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। मोनी ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मोनी वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद अपने भाई के घर पहुँच जाती है, मगर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ, तुम इस गांव में किसके घर पर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी। मोनी ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। लो बेटी, तुम इन 3 घड़ों में से एक घड़ा ले लो। तू इतनी दूर पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर तुझे जाना भी है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो घड़े के अंदर लड्डू हैं, निकाल कर खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बाबा के बार बार कहने पर मोनी वह घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर वह अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे मोनी, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब है आज भी हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू लेकर आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही मोनी घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे, तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बाबा ने ही दिया। मोनी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन दोनों ने गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदी। मोनी की तरक्की देखकर सोनी को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो यह मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ।
पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में काम किया करता था और एकदम से आज इतना पैसे वाला हो गया है। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहनें समान हैं, तो फिर दोनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। तुम ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, अब मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता है। तुम बस इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ इस बुड्ढे की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सोनी ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, कुछ दिन पहले छोटी बहन मोनी यहाँ पर आई थी क्या? भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो? खाना खा के तो जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों यहाँ पर किसके घर पर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तो तुम उस किसान की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक बहन और भी है ना, जो कुछ समय पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, क्या बताऊं, जिस जगह तुम मुझे आज मिली हो, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहाँ पर मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने तो मुझे मेरा मटका लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा था। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नीयत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बेटी, यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं हैं। यह घड़े मनुष्य के कर्म और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? यह कैसा घड़ा है बाबा? मैं तुम्हारी बात समझ गई, यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको कष्ट न हो तो एक घड़ा क्या आप हमें दे सकते हैं? हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, तुम भी एक घड़ा ले लो यहाँ से। तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। सोनी को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वह दोनों वहां से चले जाते हैं।
फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में तो कीड़े निकले। पर क्या ही गलत निकला है। हम लोग को जो भी मिला है बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी हम लोग के पास कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए आई थी, पर हमने उसकी मदद ही नहीं करी है। इतने खराब कर्म होने के बावजूद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। सोनी और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। तो मिलावट की सजा तो जरूर मिलेगी। मारो इसे। मार खाते हुए बिरजू चीख कर कहता है, गोरखपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, जिनका नाम पंकज और बिरजू था। दोनों भाइयों के खेत आस-पास में ही थे, इसलिए दोनों के खेतों में एक जैसी खेती होती थी और दोनों आलू की खेती किया करते थे। इस बार की आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। आपके लिए तो अच्छी होगी, पर मेरे लिए तो नहीं है। चल अच्छा बस कर अब, और चल मेरे साथ बाजार चलकर आज आलू भी बेचनी है। हाँ हाँ चलो भैया। अरे पंकज और बिरजू, आ गए तुम दोनों अपनी आलू लेकर यहाँ पर। क्या बात है, इस बार तो लगता है तुम दोनों की आलू बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, इस बार की आलू बहुत ही अच्छी हुई है। अरे कहाँ सेठ जी, इतनी भी कुछ खास नहीं हुई है। अरे सेठ जी आप आलू लो, ये तो कभी खुश ही नहीं रहता। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों को आलू की कीमत देता हूँ। अरे रामू, जरा देख तो कितनी बोरियां रखी हैं इन दोनों ने। जी मालिक, अभी देखता हूँ। रामू आलू की बोरियां गिनता है। बोरी पूरी है सेठ जी, आप चिंता मत करो, हम आपसे कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे पंकज, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं तो अपनी माँ की तसल्ली के लिए यह बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपना काम कीजिए। अरे रामू कहाँ मर गया, बता कितनी बोरी हैं? पूरी है मालिक। सेठ आलू के पैसे देकर वहां से चला जाता है। पंकज को जो पैसे मिले थे उनसे वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बिरजू के मन का लालच उसे खुशी की जगह दुख दे रहा था। ये तो हमारी मेहनत का फल है। देखा बिरजू, अब की बार हमें अच्छा मुनाफा हो गया। भैया आप इतने ही पैसों में खुश हो गए, पर मुझे तो यह बहुत कम लगते हैं। तुम्हारा तो हमेशा यही रोना है। इतने रुपए में मेरा क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? बिरजू गहरी सोच में पड़ा था कि तभी बिरजू की बीवी मोहिनी उसके लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। आज आप इतने दुखी क्यों हो और यहाँ अकेले में किससे बात कर रहे हो आप? अरे देखो जरा, सेठ ने कितने कम पैसे दिए। बताओ मैं क्या इतने पैसों के लिए दिन रात खेत में काम करता हूँ? अब इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? तो क्या हुआ, चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूंगी। और वैसे भी हम किसानों को अनाज का इतना ही पैसा मिलता है, क्योंकि हम सब सिर्फ मेहनत करते हैं और बड़े लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो सभी खुश रहते हैं। पर हमें भी इतने पैसों में दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इतने पैसों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ। मैं खेती करके भी इन लोगों से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, लेकिन सुनिए जी, हमें इससे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। लालच करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जा जल्दी अंदर जाके खाना बना। मोहिनी दुखी होकर अंदर चली जाती है और बिरजू पैसों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिले? क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। अगले दिन पंकज और बिरजू अपने अपने खेतों में खेती कर रहे होते हैं। तभी पंकज बिरजू से कहता है, अरे बिरजू, क्या बात है? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज तो तू बहुत खुश दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया, मैंने सोचा कि हमें जितना मिला है ना, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हाँ, लगता है अब तुझे भी अकल आ गई है। हाँ भैया, अब तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या तरकीब सोची है जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे।
क्या हुआ, अब कहाँ खो गया तू? नहीं नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। चलो जल्दी से खेत का काम खत्म करके अपने अपने घर चलते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और आलू की फसल पक जाती है। चल बिरजू, चलकर खेत से आलू निकाल कर बोरियों में भर लेते हैं। नहीं भैया आप जाओ, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं खेत में जाकर आलू निकाल लेता हूँ। मुझे तो अब बस रात होने का इंतजार है। रात को बिरजू अपने खेत में जाता है और खेत से आलू के साथ साथ पत्थर भी बोरियों में भरने लगता है, जिससे बोरियों की संख्या बढ़ जाती है। अब आएगा ना मजा, अब होगा मेरा डबल मुनाफा। अगले दिन पंकज और बिरजू आलूओं की बोरियों को रिक्शे में रखकर बाजार में ले जाते हैं। फिर पंकज बिरजू की बोरियों को देखकर हैरान हो जाता है और तभी पिछली बार वाला सेठ उनसे आलू खरीद लेता है और रामू से बोरी गिनने को कहता है। तभी रामू कहता है, जी मालिक, अभी गिनकर बताता हूँ। रामू बोरी गिनता है और सेठ को आकर बता देता है। तभी सेठ दोनों से कहता है, 10 के हिसाब से बने तेरे 5,000 रुपये, और भाई बिरजू तेरी हैं 20 बोरियाँ, तो इस बार के तेरे 10,000 रुपये बने हैं। ये लो भाई, तुम दोनों पकड़ो अपने अपने पैसे। आलूओं की बोरियों के इतने सारे पैसे मिलने पर बिरजू बहुत खुश हो जाता है और दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अरे कहाँ हो भाग्यवान, बाहर आना जरा। क्या हुआ? पूरा घर सर पर उठा रखा है, बताइए क्या बात है? ये देखो आज का मुनाफा। पर ये मुनाफा इतना बढ़ कैसे गया? और कैसे, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा और मुझे आज खुश रहने दे। मोहिनी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे पति जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको गलत काम करने से रोकिए। परंतु बिरजू की खुशी का तो ठिकाना ही न था। अगले दिन बिरजू खेतों में काम करने के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी उसने देखा कि सेठ गुस्से में अपने पहलवानों और नौकर के साथ इधर की ओर आ रहे हैं और उनके हाथों में डंडे भी हैं। कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। क्या रे बिरजू, तूने आलू की बोरी में पत्थर क्यों डाले? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तुझे कुछ याद भी नहीं है कि तूने क्या किया है? तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तेरी चालाकी को नहीं पकड़ पाऊंगा? बिरजू की पत्नी यह सब देखकर डर जाती है और डरते हुए सेठ से पूछती है, सेठ जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या किया है इन्होंने, मुझे बताइए। तेरा पति खुद को बहुत चालाक समझता है। इसे क्या लगा था कि बोरी में आलू के साथ पत्थर रख देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब तेरे पति को मिलावट की सजा तो जरूर मिलेगी। मारो इसे। मार खाते हुए बिरजू चीख कर कहता है, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो। अब की बार छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा किसी के साथ भी कोई धोखा किया तो तुझे सीधा पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखिए ना हमारे साथ यह क्या हुआ। हाँ, अब से कभी लालच नहीं करूंगा।